वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। मूवी की शुरुआत में हम लो केवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कपड़े को पानी से गीला करके रोते हुए किसी का खून साफ कर रहा होता है। इसी के साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम केवन को प्लेन में देखते हैं। असल में केवन एक नॉर्थ कोरियन है जो कि अभी तक चाइना में रह रहा था और अब वो एक ब्रोकर की मदद से बेल्जियम जा रहा होता है। ब्रोकर केवन और उसके साथ आए सभी लोगों से कहता है, एयरपोर्ट पर अगर आप लोगों से कोई ज्यादा सवाल करे तो उससे बस इंग्लिश में बोल देना कि तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं आती, बस इतना ही। अब एयरपोर्ट पर केवन डर रहा होता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जो ब्रोकर केवन को यहाँ पर लेकर आया था, केवन उससे एक पता पूछता है और वो ब्रोकर केवन को कुछ पैसे के बदले उसकी मंजिल पे आराम से छोड़ देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि केवन के पास जो पैसे थे उसमें खून लगा हुआ था, जिन्हें वो बहुत ही संभाल कर एक पर्स में रखा हुआ था। दरअसल केवन को बेल्जियम में काम करने के लिए एक रिफ्यूजी आईडी बनानी होगी, तभी वो यहाँ पर रिफ्यूजीज को मिलने वाले फायदों को ले सकता है और फिर यहाँ पर कुछ भी काम कर सकता है। अब केवन को यहाँ की भाषा नहीं आती थी, इसीलिए केवन को एक ट्रांसलेटर दी जाती है जिसके जरिए केवन अपनी बात कहेगा। केवन को ये आईडी एक इंटरव्यू के बाद मिलने वाली थी। पूछने पर केवन बताता है, मैं नॉर्थ कोरियन हूँ और फिर हम वहां से किसी तरह निकलकर चाइना आ गए। इंटरव्यू लेने वाली लेडी पूछती है, तुम चाइना में काम नहीं करते थे तो तुम्हारे पास पासपोर्ट और टिकट के पैसे कहाँ से आए। इसके साथ कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जब केवन अपनी माँ के साथ चाइना में रहता था। उस समय केवन, उसकी माँ और उसके अंकल चाइना में किसी तरह नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए थे क्योंकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी जो जीनी थी। केवन की माँ एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी। बाकी केवन की बात करें तो वो पहले काम तो करता था, मगर एक दिन केवन के बॉस ने एक नॉर्थ कोरियन लड़के को काफी मारा, जिसको देखने के बाद केवन अपने बॉस से लड़ गया जो कि चाइनीज था और फिर उसके लड़ने की वजह से पुलिस हर तरफ केवन को ढूंढने लगी। यही वजह है कि अभी केवन की माँ काम करती है और उसने अपने बेटे को अपने पास छिपा कर रखा हुआ है। वो इस चार दीवारी के अंदर ही रहता है क्योंकि अगर उसे चाइनीज पुलिस ने पकड़ लिया तो केवन कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। केवन की माँ अब अपने काम पर चली जाती है और उससे कहती है कि बेटा घर पर ही रहना। फिलहाल यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और पैसे कहाँ से आए ये तो पता नहीं चलता, पर केवन का इंटरव्यू ठीक गया होता है। उसे अब इंटरव्यू का दूसरा राउंड देना होगा पर उसकी डेट कई महीनों के बाद होती है। केवन अपने ट्रांसलेटर से पूछता है कि मैं तब तक क्या करूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा मैं, यहाँ मेरा ना कोई अपना है ना ही कुछ। वो लेडी भी कहती है कि तुम्हारे पास वैसे इंतजार करने के अलावा कोई मौका ही नहीं है। रात हो जाती है और साथ ही काफी ज्यादा ठंड भी, इसलिए केवन एक हॉस्टल में रात बिताने के लिए जाता है जहाँ कुछ देर के बाद केवन के बेड में एक लड़का और एक लड़की इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे अपना सामान वहां से निकालना पड़ता है तो वो लड़का उसको बाहर ही कर देता है। अब केवन की समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब वो एक पब्लिक टॉयलेट में रात बिताने का फैसला करता है और बेचारा वहीं सो जाता है। अब जो केवन के पास पैसे थे उसमें खून लगा हुआ था और साथ ही केवन न जाने उन्हें खर्च क्यों नहीं करना चाहता था, पता नहीं क्या वजह थी। उसके बाद केवन डस्टबिन से बचा कुचा खाना और पानी निकाल कर पीने लग जाता है, लेकिन इस खाने से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। साथ ही अब वो रोज उसी पब्लिक टॉयलेट में सो रहा होता है। केवन देखता है कि एक बूढ़ा आदमी डस्टबिन से कांच की बोतल्स निकालकर उन्हें दुकानों पर बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। ऐसे ही इन बोतल्स को केवन इकट्ठा करके बेचने लग जाता है और इससे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो खाने पीने के लिए अपनी चीजें लेता है। लेकिन अभी भी वो उन खून लगे पैसों को खर्च नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है। एक रात केवन देखता है कि उस पब्लिक टॉयलेट को बंद कर दिया गया है और फिर से वो अपनी रात सड़कों पर बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। ठंड बहुत ज्यादा थी तो वो एक जगह जलती हुई आग देखकर उसके पास जाकर खुद को गर्म करने लग जाता है। यहाँ कुछ टीनेजर लड़के बड़े नशे में होते हैं। वो केवन को बिना मतलब काफी मारते हैं, उसका बेचारे का जूता गंदे पानी में फेंक देते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद केवन जूते को लेने जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो गंदे पानी में गिर जाता है और अपने बाकी के कपड़ों को भी गंदा और गीला कर लेता है। अब अपने कपड़ों को साफ करवाने के लिए केवन एक लॉन्ड्री में जाता है, मगर वहां भी अपने पैसों को वो खर्च नहीं करना चाहता था, उन्हीं पैसों को जिन पर खून लगा हुआ था। उसके वॉलेट में हम केवन की माँ और उसकी फोटो को देखते हैं, यानी कि ये वॉलेट केवन के लिए उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। यहाँ केवन कुछ सोचने लगता है और कहानी वापस पीछे के समय में जाती है जहाँ हम पुलिस को देखते हैं जो आखिरकार केवन को ढूंढते हुए उसकी माँ तक पहुंच गई होती है, मगर वो भी कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानती। पर तभी वहां पर केवन आ जाता है अपनी माँ को घर ले जाने के लिए क्योंकि उसने आने में देर कर दी थी। पर यहाँ पहले से पुलिस होती है। केवन और उसकी माँ साथ में पुलिस से भागते हैं और इस दौरान अचानक से केवन की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है। अब केवन की कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। इसी बीच वहां पर केवन के अंकल आते हैं
कीवन की माँ उससे कहती है, बेटा तुम जाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, तुम्हें एक नए शहर में जाना और वहाँ अपनी एक नई पहचान बनाना। मुश्किलें आएंगी लेकिन हाँ, तुम्हें घुटने नहीं टेकने हैं, पूरी जान से उन सभी मुश्किलों का सामना करना। कीवन के अंकल भी उससे कहते हैं कि जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इस कारण ना चाहते हुए भी कीवन को भागना पड़ता है। प्रेजेंट में लॉन्ड्री में सोचते सोचते कीवन सो गया था, जिसके हाथ में वो वॉलेट और उस वॉलेट में पैसे देखकर एक लड़की उसे चुरा लेती है। अब लॉन्ड्री में कैमरा था तो कीवन को जब उठने पर वॉलेट नहीं मिलता तब वो पुलिस में कंप्लेंट करने जाता है। पुलिस भी उस लड़की को पकड़ लेती है। ये लड़की भी कोरियन थी जिसका नाम मैरी होता है। अब पुलिस स्टेशन में कीवन मैरी से बताता है कि देखो, वो वॉलेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो मुझे वापस कर दो प्लीज। मैरी कहती है, मैंने तो उन पैसों को खर्च कर दिया है। ये बात सुनकर कीवन कहता है कि तुम जानती भी हो, मैंने मेरी माँ की लाश को बेचकर वो पैसे लिए थे। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ केवन के अंकल उसे बेल्जियम का टिकट और ये पैसे देते हैं। केवन जब पूछता है तो वो बताते हैं कि ये पैसे तुम्हारी माँ की बॉडी को बेचकर एक हॉस्पिटल ने दिए हैं। तुम्हारी माँ ने ही मरने से पहले ये कहा था, वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, एक अच्छी जिंदगी जियो। ये सुनकर तो केवन को सदमा सा लगता है और वो अपने हाथ की नस काट कर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, पर उसके अंकल उसे रोक लेते हैं। केवन इस बात से काफी दुखी हो जाता है। वो उस रोड पर आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और वहां गिरे खून को रोते हुए साफ करने लग जाता है। यहीं पर उन पैसों में ये खून लगा था और यही वजह थी कि केवन उन पैसों को खर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी लगती है। प्रेजेंट में मैरी को केवन की कहानी सुनकर थोड़ा अफसोस होता है और वो केवन से कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा वॉलेट जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें पुलिस वालों से कहना होगा कि उस वॉलेट में सिर्फ $30 थे। उससे अगर तुमने ज्यादा बताया तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी और तुम्हें अपनी माँ का वॉलेट कभी नहीं मिलेगा। कीवन यहाँ ऐसा ही करता है। पुलिस मैरी को छोड़ देती है। कीवन मैरी से कहता है, देखो अब मुझे मेरा वॉलेट वापस दिलवा दो प्लीज। वो भी कह देती है, कल ले लेना, एक्चुअली वो मेरे एक दोस्त के पास है तो कल मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन कीवन उसका पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसी दौरान मैरी के डैड वहां पर आते हैं जिनका नाम थॉमस होता है। लेकिन मैरी अपने पिता से बात नहीं करती क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की बीमारी के बारे में उसे नहीं बताया था और जब वो मर गई तब मैरी ने अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। वो यहाँ थॉमस को उल्टा सीधा बोलकर केवन के साथ चली जाती है और मैरी ने केवन के पैसे इसीलिए चुराए थे क्योंकि उसके ऊपर जैक नाम के एक गुंडे का कर्ज था। वो इसीलिए क्योंकि मैरी ने उससे कुछ नशीली चीजें ली थी। उसी के पैसे को चुकाने के लिए मैरी ने चोरी की थी। अब मैरी केवन को बाहर ही रोककर जैक के पास वो वॉलेट लेने जाती है, जहां जैक मैरी को तो मारता है और कहता है कि तुम मेरे लिए शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लो, तब मैं तुम्हें ये वॉलेट इसके पैसों के साथ लौटा दूंगा। दरअसल मैरी शूटिंग यानी कि निशानेबाजी में माहिर थी। उसने इसकी ट्रेनिंग भी ले रखी थी, इसीलिए जैक उसके जरिए गैम्बलिंग करके पैसा कमाना चाहता था और इसीलिए वो मैरी को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा था। मैरी ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कीवन के वॉलेट को वापस पाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। बाहर आकर वो कीवन से बताती है कि एक काम करो, तुम्हें मैं 1 हफ्ते के बाद ये वॉलेट दूंगी, तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो। ये सुनकर कीवन खुद अंदर जाकर जैक से अपने वॉलेट को मांगता है, पर यहाँ वो खुद ही पिट जाता है। अब इससे पहले जैक उसकी जान लेता, मैरी कीवन को लेकर चली जाती है। फिर वो उसे रूम में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। बातों ही बातों में मैरी को पता चलता है कि कीवन खाली बोटल्स बेचकर एक टाइम का खाना खाता है। तब वो उसे एक एड्रेस लिख कर देती है और कहती है कि यहाँ जाकर मेरे पापा का नाम लेना, वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। साथ ही वो कीवन को पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी देती है। कीवन जाने से पहले मैरी से कहता है, याद है तुमने जो वादा किया है उससे मुकरना मत प्लीज। अगले दिन कीवन मैरी के बताए एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ का मैनेजर कीवन को जॉब तो दे देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें फैक्ट्री में काम मिल जाए, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बदल दिया है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियंस को कोई काम नहीं देता, इसीलिए फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में मैंने तुम्हें चाइनीज कोरियन दिखाया है। यहाँ कीवन की मुलाकात एक चाइनीज कोरियन महिला मराठा से होती है, जो कि यहाँ पर कीवन को काम धाम सब कुछ सिखाती है। साथ ही जब कुछ लोग कीवन को फ्रीजर रूम में मजाक करने के लिए बंद कर देते हैं, तब वो कीवन को खुद बाहर निकालती है। एक्चुअली ये एक मीट फैक्ट्री थी, जहाँ से रोज मराठा मीट के पैकेट्स चुरा लिया करती थी और ये चीज कीवन भी देख लेता है। तब मराठा उसे बताती है कि मेरी सबसे छोटी बेटी को कैंसर है, उसके सर की सर्जरी 3 बार हो चुकी है, एक बार और होनी है और मुझे चाइना उनके लिए पैसे भेजने पड़ते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये मीट रोज चुरानी पड़ती है। मराठा वैसे कीवन को देखते समझ गई थी कि वो नॉर्थ कोरियन है। अब फैक्ट्री की तरफ से इनको रहने के लिए रूम्स भी मिलते हैं, यानी कि कीवन की सबसे बड़ी दिक्कत खाना और सर पर एक छत ये खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ शूटिंग के दौरान मैरी के हाथ कांप रहे होते हैं, तो जैक उसको एक नशीला इंजेक्शन देता है जिससे उसका डर खत्म हो जाता है। दरअसल जब मैरी निशानेबाजी की ट्रेनिंग के लिए घर से गई थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो जब घर आई तब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे उसकी माँ की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, छुपाया था, इसलिए वो काफी गुस्सा हो गई उन पर
हालांकि ये चीज़ मैरी के पिता को उनकी पत्नी ने ही बोली थी कि मैरी को मत बताना मेरी बीमारी के बारे में, उससे पता चल गया तो वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देगी, पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैरी ने अपने पिता को नहीं समझा और उनसे गुस्सा होकर घर ही छोड़ दिया। फिलहाल यहाँ पर इंजेक्शन लेने के बाद मैरी अच्छे से परफॉर्म करती है और जैक को काफ़ी पैसे जितवाती भी है। वादे के मुताबिक जैक मैरी को वॉलेट दे देता है और कहता है कि तुम्हें अब मैं जब बोलूँ तब मेरे लिए कंपटीशन में हिस्सा ज़रूर लेना। मैरी उससे बिना कुछ बोले चली जाती है। वो वॉलेट में केवन और उसकी माँ के साथ तस्वीर देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो केवन को जाकर उसका ये वॉलेट देती है। बदले में केवन मैरी को अपने रूम में लेकर जाता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। मैरी ने बहुत दिनों के बाद ऐसा घर का कुछ कोरियन फूड खाया था और इस तरह केवन और मैरी एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लग जाते हैं। इस तरह कुछ महीने का समय बीतता है। केवन का दूसरा इंटरव्यू का समय आता है जहां उसे बताया जाता है कि जो उसने अपनी माँ की लाश एक हॉस्पिटल को बेचने वाली बात कही, वो हॉस्पिटल ऐसी किसी भी बात को मानने से इनकार कर रहा है। हॉस्पिटल कह रहा है कि हम लाशों को खरीदने और बेचने का काम नहीं करते। तो केवन को अब कोई और सबूत पेश करने पड़ेंगे जिससे साबित हो जाए कि वो कोरियन चाइनीज नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन है। और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसे वापस चाइना भेज दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर केवन टेंशन में आ जाता है। वो इस बारे में बताते हुए मार्था से पूछता है, आपको कैसे पता लगा कि मैं नॉर्थ कोरियन हूँ? मार्था कहती है कि तुम्हारी चाल ढाल, बोलने का अंदाज, सब कुछ नॉर्थ कोरियन है। केवन पूछता है, क्या आप मेरे लिए गवाही देंगी कि मैं नॉर्थ कोरियन हूँ? मार्था इसके लिए मान जाती है, पर वो इसके बदले केवन से मछली लाने को कहती है क्योंकि वो मीट खाकर बोर हो चुकी थी। इसलिए केवन काम से आने के बाद मछली लेकर आता है, मगर रास्ते में गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और इसी बीच उस आदमी की शराब नीचे गिर जाती है। इस बात पर वो लोग केवन को मारने लग जाते हैं और इसी हाथापाई में एक आदमी को जमीन पर पड़े कांच से चोट भी लग जाती है और इस तरह केवन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिस बारे में जैसे ही मैरी को पता चलता है तो वो अपने पिता की मदद से उसे बाहर निकालती है। मैरी भी केवन को घर जाने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। मगर यहाँ मैरी के पिता थॉमस केवन से कहते हैं कि ये मेरे एक वकील दोस्त का नंबर है, ये तुम्हारी रिफ्यूजी स्क्रीनिंग में मदद कर देगा और तुम्हारे केस को भी लड़ लेगा। बस एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी से दूर रहना। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे संभाल पाए। तुम तो खुद इस देश में रहने और जीने के लिए संघर्ष कर रहे हो, उसका क्या ख्याल रखोगे तुम? इसलिए प्लीज हो सके तो उससे अपना मिलना। जाओ। ये कहकर वो भी अपने रास्ते चले जाते हैं। मगर उनकी ये बात केवन के दिल में लग जाती है। फिर वो थॉमस के बताए लॉयड से मिलता है और कोर्ट के जरिए उसके रिफ्यूजी स्टेटस को दिलवाने के लिए वो वकील केवन का केस लड़ता है, जहां पर केवन का मैनेजर और मार्था दोनों ही केवन के खिलाफ गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोरियन चाइनीज है और इस देश में रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए ही ऐसा कर रहा है। उनकी ये झूठी गवाही सुनकर केवन पूरी तरह टूट जाता है कि मैंने कैसे लोगों पर भरोसा किया। फिर वो अपने दिल को हल्का करने के लिए मैरी के पास जाता है, मगर वो भी उससे उल्टा कहती है कि बिना बताए मत आया करो और दरवाजा बंद कर लेती है क्योंकि उस वक्त मैरी से मिलने के लिए जैक आया हुआ था, जो मैरी से कहता है कि ग्रैंड नाम का एक माफिया उसके लिए अगले गेम पर काफी पैसे लगाने वाला है, तो तुम्हें वहां पर आना पड़ेगा। ध्यान रहे मेरी नजर तुम पर रहेगी। अब जैक के जाने के बाद मैरी केवन को बाहर देखने के लिए आती है, पर वो जा चुका था। अब केवन खुद भी मैरी से नहीं मिलना चाहता और काम पर अपना ध्यान देता है। इसी बीच मराठा केवन से आकर बताती है कि उस दिन मुझे मैनेजर ने ही झूठी गवाही देने के लिए कहा था क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो वो फंस जाता। मैनेजर ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा वीजा बढ़वा देगा। मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया, लेकिन अब उसने भी मुझे धोखा दे दिया है। अब मुझे चाइना डिपोर्ट किया जा रहा है। हो सके तो मुझे माफ करना। यहाँ केवन उनसे कुछ नहीं कहता और मराठा को चाइना डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैरी जैकी के लिए शूटिंग कंपटीशन में जाती है, जिसमें जैक के काफी पैसे मैरी पर लगे होते हैं, लेकिन मैरी जानबूझकर हार जाती है और जैक के सारे पैसे डूब जाते हैं। यहाँ जैक मैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उससे कहती है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है। बाकी रही बात तुम्हारा जो कर्ज है मेरे ऊपर, उसे मैं चुका दूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। इसी बीच केवन को पता चलता है कि मैरी की माँ का मेमोरियल है, इसीलिए वो वहाँ थॉमस की मदद करने पहुंच जाता है क्योंकि अब तक सही मायनों में थॉमस ने उसकी हेल्प की थी। पर तभी मेमोरियल में मैरी नशे की हालत में आ जाती है और काफी हंगामा करने के साथ खुद के हाथ की नस चाकू से काटने वाली होती है। तभी केवन उससे वो चाकू छीन लेता है और मैरी वहां से रोते हुए चली जाती है। केवन समझ चुका था मैरी अकेली है, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है, जहां वो देखता है कि मैरी काफी ज्यादा नशा किया हुआ है। वो मैरी को ऐसा करने से रोकता भी है, तो उल्टा मैरी उसे कह देती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। केवन ये सुनकर उल्टा खुद भी ढेर सारा नशा पाउडर खा जाता है, जिस कारण उसकी जान को खतरा हो जाता है। अब ये देखकर मैरी लड़खड़ाते हुए उसे जल्दी से एंटीडोट देती है, तब केवन की जान बचती है। जब केवन को होश में आता है तो वो मैरी से कहता है कि तुम जब भी नशा करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। जब भी तुम अंधेरे से गिरती रहोगी तो मैं तुम्हें उस अंधेरे से खींच कर बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। यहाँ मैरी और केवन के बीच की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और दोनों साथ रहने लग जाते हैं।
एक दिन मैरी कीवन से कहती है, हम दोनों एक ही जैसे हैं ना, क्या हम जैसे लोगों को खुश रहने का हक नहीं? कीवन जवाब देता है कि हाँ, हक है, हमें बिल्कुल है। ये जो नई शुरुआत हमने की है ना, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। कुछ दिन के बाद कीवन को मराठा का एक लेटर मिलता है। उसने चाइना से कीवन के लिए एक चाइनीज लोकल न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी होती है, जिसमें खबर छपी थी कि कल रात एक नॉर्थ कोरियन महिला की एक्सीडेंट में मौत हो गई, और ये खबर कीवन की माँ की थी। इस न्यूज़पेपर की खबर के जरिए ये साबित हो सकता था कि कीवन नॉर्थ कोरियन है। मराठा को कीवन मन ही मन माफ कर देता है। फिर कीवन मैरी के साथ कोर्ट जाता है। इस बीच मैरी को जैक का कॉल भी आता है, जो उससे कहता है, अभी अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो मैं कीवन को मार डालूंगा, समझी? फिर कीवन की जान बचाने के लिए मैरी चली जाती है। उसने कीवन से ये बोला था कि घर में एक पाइप लीक हो रहा है, मैं प्लम्बर को बुक किया है तो वो घर आ गया है, उसी को देखने जा रही हूँ। पर वो जैक के पास पहुंचती है, जहाँ ग्रेड भी बैठा होता है। ग्रेड यहाँ जैक से कहता है कि ये लड़की आज से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगी, और ये बात जैक को पसंद नहीं आती और वो ग्रेड को मार डालता है। इसी बीच वहां पर गोलीबारी होती है, जिसमें जैक भी घायल हो जाता है। जैक मैरी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से सीधा एम्स्टर्डम चले जाएंगे। वहाँ मेरे एक दोस्त के गेमिंग सेंटर पर तुम्हारे इस हुनर के जरिए ढेर सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैरी नहीं जाना चाहती, वो तो कीवन के साथ रहना चाहती है। और यहाँ कीवन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वो याद करता है तो उसे याद आता है कि मैरी एक गाड़ी में गई थी। अब उसे समझ में आ जाता है कि मैरी खतरे में है, इसीलिए इमरजेंसी का बहाना करके वो बीच कोर्ट में ही उठकर मैरी के पास जाता है। जब वो जैक के अड्डे पर पहुंचता है तो जैक उसे मारने लग जाता है। बदले में कीवन भी उससे लड़ता है, लेकिन जैक उस पर भारी पड़ रहा होता है। वो कीवन को चाकू उसे मारने वाला होता है कि पीछे से मैरी उसके हाथ पर शूट कर देती है। फिर कीवन मैरी को लेकर भागता है। अब यहाँ ग्रेड के लोग आ चुके होते हैं। ग्रेड अभी भी जिंदा है, बस थोड़ा घायल हो गया था। उसके लोग सबसे पहले तो जैक को मारते हैं और अब वो मैरी को ढूंढने लग जाते हैं। कीवन मैरी को एक जगह ले जाकर कहता है कि अब तुम्हें बेल्जियम से हमेशा के लिए जाना होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करता हूँ, देखो फिर क्या होता है। मगर मैरी तो कीवन के साथ रहना चाहती थी। कीवन भी कह देता है कि देखो, अब मुझे रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है, ना तो मैं यहाँ रह सकता हूँ और ना ही मुझे ये देश छोड़ने का हक है। जानती हो, तुम्हारे पापा ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। इसीलिए उस वक्त मैंने फैसला किया कि खुद को इस लायक बनाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ, तुम्हें संभाल पाऊँ, तुम्हारे काबिल बन पाऊँ। कुछ देर के बाद मैरी के पिता थॉमस आ जाते हैं। उन्होंने मैरी के देश छोड़ने का सारा इंतजाम कर दिया होता है। अब थॉमस अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए किया है जो किया है, और तुम्हारी माँ वाली बात मैंने उनके कहने पर ही छुपाई थी। मैरी अपने पिता को माफ कर देती है। एयरपोर्ट जाते वक्त मैरी कहती है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, काश हम सब साथ जा पाते, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। ये बात वो केवन को बोल रही होती है। दोस्तों, केवन उसे कहता है कि हम जरूर घूमेंगे यार साथ में, बल्कि एक जगह नहीं, पूरी दुनिया। पर अभी तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैरी केवन से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, अच्छा हुआ उस रात मैंने तुम्हारा वॉलेट चोरी किया, नहीं तो हम कभी नहीं मिलते। इसके बाद वो चली जाती है। कहानी अब 1 साल आगे आ जाती है और हमें पता चलता है कि उस दौरान केवन ने एक रेस्टोरेंट में काम किया और अपनी एक पहचान बनाई। उसे अब रिफ्यूजी स्टेटस भी मिल गया है। एक दिन रोड क्रॉस करने के दौरान केवन अपनी माँ को इमेजिन करता है, जो उससे कहती है, बेटा मुझे पता था कि तुम मुश्किलों के सामने हार नहीं मानोगे, कभी नहीं हार मानोगे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ आज। यहाँ वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और इससे हम समझ पाते हैं कि केवन को अपने पास्ट को भूलकर अपने नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। केवन वन वे टिकट करके बेल्जियम से बाहर जा रहा होता है, एक नई जिंदगी की तलाश में भटकने के लिए। वो रिफ्यूजी स्टेटस इसलिए नहीं चाहता था कि वो इस देश में रह सके, बल्कि इसलिए चाहता था ताकि जब भी उसका मन चाहे वो इस देश को छोड़कर जा सके। केवन को किसी देश में नहीं रहना था, उसे बस एक घर चाहिए था जहां वो, उसका प्यार मैरी साथ में हमेशा खुश रह पाए। यही उसकी इच्छा थी। मूवी के लास्ट सीन में केवन मैरी के पास पहुंच जाता है। इस 1 साल के दौरान मैरी के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वो केवन को देखकर काफी खुश होती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।